मुझे आश्चर्य होता है कि स्कूलों में दंड विधान ख़त्म कर दिया गया और ये कहा कि अगर बच्चों को दंडित किया जाएगा तो शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होगी। ये कुछ इस तरह के फैसले हैं जो बच्चों के विकास को कहीं बाधित करते हैं। दंड विधान बहुत विवेक से लिया जाने वाला फैसला होता है। अगर दंड विधान न होता तो अदालतों से किसी को भी दंड न दिया जाता और अपने भीतर झांकने का, अपने आप को सुधारने का अवसर ही न मिल पाता। हालांकि जो स्कूलों का दंड विधान है उसमें और अदालतों के दंड विधान में बहुत बड़ा अंतर है। जो स्कूल का दंड विधान है वो माँ के द्वारा बच्चे को दिया जाने वाला दंड है। शिक्षक भी माँ से भी बढ़कर के बच्चों के प्रति वात्सल्य और प्यार रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि माता पिता भी उस पर विश्वास करके, उसकी दक्षता पर, उसकी क्षमता पर, उसकी नीयत पर विश्वास करके अपने सबसे प्रिय बच्चे को शिक्षक के हाथ में सौंपते हैं। और ये दंड विधान कोई आज की चीज़ नहीं है। अगर चांटे का डर बच्चे को हो तो बच्चे को कुछ सोचने का मौका मिलता है, लेकिन वो डर ही होना चाहिए, दंड का भय। क्योंकि अगर भय का अस्तित्व ना होता तो भय का जिक्र भी ना होता। पूज्य पिताजी कहा करते थे, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले शिक्षक थे। पहला राष्ट्रीय सम्मान उनको मिला सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के हाथों से, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। लेकिन वो ये कहते थे कि चांटे का डर तभी तक है जब तक बच्चे को चांटा लगा नहीं। यानी अगर उसको चांटा लग गया तो फिर उसका चांटे का डर ख़त्म हो जाता है। तो दंड मिल सकता है, इतना मात्र ही बच्चे के लिए बहुत बड़ा दंड होता है। उसे दंड देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उसको आराम करने के लिए है। और मज़े की चीज़ ये है कि हमारी परंपरा में जो दंड विधान रहा बच्चों के लिए, वो उसी माँ के हृदय से क्योंकि निकला। माँ यशोदा भी तो भगवान कृष्ण को दंड देती है ना। वो क्रोध नहीं करती बल्कि क्रोध का प्रदर्शन करती है। शिक्षक भी बच्चे के ऊपर क्रोध नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, लेकिन गुस्से का प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम विभिन्न भाव भंगिमाओं से, चाहे वो प्रोत्साहन की हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो नफ़रत की हो, वो दिखा करके उसको कहीं शिक्षा देते हैं। अगर बच्चे ने कोई गंदी चीज़ छुई है तो हम एकदम कहते हैं छी छी। तो ये जो हमारा शक्ल बिगाड़ना है और ये छी छी है, उतने से बच्चे को लगता है कि ओहो ये शायद कुछ गलत हो रहा था, गलत होने की कुछ संभावना है और हम उसे घूर देते हैं। तो इतने से उसको लगता है कि ये क्रोध आने वाला कारण बन सकता है मेरा कार्य, वो ठिठक जाता है। उसको हम एक बार शाबाश कह करके प्रेरणा स्वरूप उसको एक पेंसिल दे देते हैं, तो वो करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है। यानी ये जितनी भी भाव भंगिमाएँ में हैं हमारी, तो ये भाव भंगिमाएँ बच्चे को सुधार की तरफ ले जाने के लिए होती हैं। और जो दंड विधान हमारी परंपरा में रहे, उन्हें पता नहीं किसने ये सोच लिया कि ये उनके लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट है। वो सोचने वाले की दृष्टि में कहीं कमी है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जब मनन करता हूँ, तो मैं भी विद्यार्थी रहा और स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाता था तो मुझे आज भी याद है कि हम लोगों को मुर्गा बना दिया जाता था। बाद में जब गहरे अध्ययन में हम योग के उतरे, तब हमें पता चला कि ये कितना प्यारा यौगिक दंड है, जो दंड कहा जाता था उस समय, लेकिन उसके पीछे शिक्षक का हाथ है आशीर्वाद का, कि वो स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली एक बहुत अच्छी क्रिया है। मुर्गा आसन जिसको हम कहते हैं, वो दंड के रूप में दे देते थे। ऐसे बच्चे को कि तुम हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, दंड दिया जाता था, जिससे कि
उसके जो आलस्य उसको आ जाता था और वो तंद्रा में खो जाता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो ऊपर हाथ करके खड़े होते ही लंग्स जो हैं वो स्ट्रेन फ्री हो जाते थे और फ्रेश ऑक्सीजन का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होने से उसका जो तारोताज़गी है वो दोबारा लौट आती थी, वो चेतन होकर के पढ़ाई में लग जाता था। ऐसे ही बच्चे को कान पकड़ कर के उठक-बैठक लगवाते थे। तो मैं तो उसको भी देखता हूँ, तो आज जब पाश्चात्य देशों के लोग हमारी इस शिक्षा पद्धति के ऊपर चिंतन मनन करते हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति कितनी वैज्ञानिक थी और उनकी दंड विधान भी कितना न्याय संगत था। उन्होंने आज ये कान पकड़ के उठक-बैठक लगाने को सुपर ब्रेन योगा कह कर के प्रचारित किया है कि ये जो क्रिया है जिसमें दोनों कान का निचला हिस्सा पकड़ करके और बच्चे उठक-बैठक लगाते हैं, तो उससे जहाँ व्यायाम हो जाता है, वहाँ पर उसकी जो बौद्धिक विकास है, उसमें भी उसका सहयोग उनको मिलता है। तो यौगिक जो दंड विधान है, उसको हमें समझना चाहिए और बच्चों को काम करने की तरफ प्रेरित करना चाहिए। पहले आश्रमों की जो रख-रखाव है, यानी वो दर्शनीय होते थे। बच्चे अपनी कला को उकेरते थे स्कूल कॉलेजेस में। मैं क्योंकि स्वयं एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा, तो केवल बच्चों को प्रोत्साहित मात्र करके मैं पूरे स्कूल की सफाई करा लेता था। मतलब लाखों रुपया जो उसकी पुताई और सजाने पे जो है खर्च होता है, वो हम बचा लेते थे। उससे क्या होता था कि बच्चे ने श्रम किया, तो बच्चा स्कूल के सफाई के प्रति, मेंटेन करने के प्रति रुचि ले लेता था। अगर मैंने, क्योंकि जिस समय हम पढ़ते थे, तो हम तो ये देश नया-नया आज़ाद हुआ था, संसाधन इतने नहीं थे कि आज जैसी सड़कें बन सकें। सड़कें बनाने के लिए भी श्रमदान हम लोग किया करते थे और श्रमदान का ये उपयोग था कि उसके बाद सड़कों में जो कीलें गाड़ करके और टेंट लगाने के लिए हम सड़कों को तोड़ डालते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं, वो नहीं होती थी क्योंकि हमें उस सड़क से लगाव था कि सड़क हमने बनाई है, टूटे नहीं। ऐसे ही जो आश्रम में बच्चे स्वयं स्वयं श्रमदान से सफाई करते, स्वयं श्रमदान से उसको सज्जित करते, तो उससे मतलब उसके बाद उस सफाई को बनाए रखने के लिए उनकी रुचि जो है और अधिक होती थी। इंडोनेशिया में एक विद्यालय में हमारी एक बच्ची पढ़ती थी, तो बहुत अच्छा लगा कि शुरू के जो 2-3 साल पढ़ाई के हैं, उसमें कोई एकेडमिक वाली चीज़ जिसको कहते हैं किताब पढ़ाने वाला, वो कुछ नहीं वहाँ पर होता। वहाँ पर क्योंकि इंडोनेशिया भी भारतीय संस्कृति का ही मूल स्थान रहा है, यानी हमारी संस्कृति वहाँ तक फैली रही। आज उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया, परिस्थितिवश वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ आज भी बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाते हैं, तो उनको जो यही स्वच्छता के नियम हैं, यही उनको सिखाए जाते हैं। घर में जो उन्हें कर्म करने हैं, वो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। प्रेस करना, तह करना, कपड़ों को सलीके से लगाना, बिस्तर सही से बिछाना, तकिए पे गिलाफ चढ़ाना, नाड़ा बाँधना। आज बच्चों को हमने ये भी भुला दिया कि उन्हें गाँठ लगानी कैसे आए, तो उनको गाँठ लगानी नहीं आती, गाँठ खोलनी भी नहीं आती। तो ये सब चीज़ें इसलिए उन्हें ईज़ी गोइंग बना दिया, तो उससे बहुत बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। तो आरंभिक अवस्था में विद्यालयों में जो दंड की प्रक्रिया है परंपरा में, उसको ज़रूर बना करके रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों का हित भी है। वो मनोवैज्ञानिक दंड पद्धतियाँ हैं, उसमें उनका विकास भी है और उनका सर्वांगीण विकास है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सबसे बड़ी चीज़ सामाजिक विकास। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि ये कार्य जो है अपमानजनक है, तो वो उस कार्य को नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो अपमानित नहीं होना चाहता है। तो स्वाभाविक है वो दंड से बचना चाहेगा और हम भी यही चाहते हैं। बच्चों को हम जो दंड देते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो वो उससे बचते हैं। अगर बच्चा स्कूल में लेट आता है और उसको दंड उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसे ये कि तुम क्योंकि लेट आते हो तो दंड देना पड़ता है, इसलिए विलंब से नहीं आना है, समय से आइए ताकि मेरे किसी भी बच्चे को दंड न मिले। यही स्थिति पढ़ाई के समय में भी है और उसमें भी मैंने कहा कि जो इतने हितकर दंड रहे, भारतीय दंड विधान खास तौर से जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा है,
जो आश्रमों की व्यवस्था का हिस्सा रहा है कि वो इतने शिक्षाप्रद दंड होते थे कि जिससे कि बच्चा जो है अपमानित भी महसूस ना करे और विद्यालय के विकास में भी योगदान हो, और शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको भी हम प्राप्त कर सकें कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और आत्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, इतना उद्देश्य अगर पूरा होता है तब हम मानेंगे कि हमारे विद्यालय विद्यालय हैं। वरना अगर वो केवल इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं कि हमने कुछ किताब का कोर्स बनाया और उस बच्चे ने कोर्स याद कर लिया, लिख करके पास हो गया, तो इससे हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो जो दंड है वो शिक्षा का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा है, क्योंकि उसमें कोई शत्रुता नहीं, कोई वैर भाव नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। गुरु और शिष्य का संबंध तो कुम्हार और मिट्टी का संबंध होता है। तो कुम्हार घड़ा बनाता है, और जब वो घड़ा बनाता है तो उस घड़े को आकार देने के लिए जैसा चाहे वो उस घड़े को बना सकता है, कच्ची मिट्टी उसके हाथ में है, लेकिन उस आकार देने के लिए वो उसको थपथपाता है, उसको चोट भी देता है, लेकिन भीतर से सहारा दे करके रखता है। तो दंड विधान इतनी प्यारी चीज़ है जिसमें जो भीतर से सहारा देना है शिक्षक का, वो उसकी आत्मा है, और जो बाहर उसका प्रकट रूप है वो उसको आकार देने की कोशिश मात्र है। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू भी हुई है कि बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि दंड के स्वरूप को पहले हम समझें। हो सकता है जिन लोगों ने ऐसी नीति सोची होगी, उन्होंने दंड को जो है पनिशमेंट ही समझा होगा कि शायद उस बच्चे को बैर निकालने का ये साधन है, या इससे बच्चा जो है कहीं भय के वातावरण में आ जाएगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भय से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जब सबसे बड़ा भय है वो अज्ञानता का होता है, और उसी को तो हम दूर करते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, अज्ञानता के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए ही तो विद्या है। तो वहाँ पर भय का वातावरण विद्यालय में कैसे हो सकता है? तो उस वातावरण का कोई लेना देना विद्यालय से नहीं है। इसलिए जो हमारी परंपरा में जो दंड विधान रहे हैं उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, और वो शिक्षा के अनिवार्य अंग रहने ही चाहिए, क्योंकि उसमें हित है और उसमें बच्चे की उन्नति के रहस्य छिपे हुए हैं।